वेलकम एवरीबॉडी। आज हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पर होता है ये पता होना चाहिए। डबल इंटीग्रेशन सबसे पहले एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है एंड दूसरा बाउंडेड रीजन्स के अंदर डबल इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। ये दो सर्टन केसेस डबल इंटीग्रेशन के हम स्टडी करेंगे। अगर मैं एज्यूम करूं कि स्पेस में ये एक रैंडम रीजन है कोई और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एक्स और वाई की टर्म्स में। अब इस फंक्शन की हेल्प से जो फंक्शन इस रीजन के अंदर लाई करेगा, ये एफ फंक्शन इस रीजन के अंदर लाई करेगा। अब इस फंक्शन की हेल्प से मैं इस रीजन के अंदर बाउंडेड, इस सर्टन रीजन के अंदर जो बाउंडेड स्पेस होगा वो इवेलुएट करूँगा एंड वो बाउंडेड स्पेस या बाउंडेड रीजन कुछ इस तरीके से इवेलुएट होता है। अभी ये फंक्शन x और y की टर्म्स में है तो इंटीग्रैंड dx और dy है। अगर ये x और z के कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हो या फिर y और z के कोऑर्डिनेट्स में हो तो कॉरेस्पॉन्डिंगली dx dz और dy dz आएगा। डबल इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट के इंटीग्रल फंक्शन और इंटीग्रैंड के साथ मल्टीप्लाइड है तो मैं इस कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रल के बाहर निकाल सकता हूँ। ये कांस्टेंट इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, डबल इंटीग्रल के अंदर अगर दो फंक्शंस का सम है, यानी कि हमारा इंटीग्रल दो फंक्शंस का सम है, तब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी केयरफुली फॉलो करनी पड़ती है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम डिफरेंट वेरिएबल्स की टर्म में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर f ऑफ x कॉमा वाई g ऑफ x इंटू h ऑफ y की टर्म्स में सेपरेट हो सकता है, तब मैं इस इंटीग्रल रिज़ल्ट को, इस डबल इंटीग्रेशन रिज़ल्ट को सिंगल इंटीग्रेशन की टर्म्स में भी सॉल्व कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से।
ये प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा इंटीग्रैंड है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो। जैसे dx है तो g ऑफ x फंक्शन के साथ ही सिंगल इंटीग्रल में आएगा, d ऑफ y है तो h ऑफ y फंक्शन के साथ ही इंटीग्रेशन में आएगा। तो डबल इंटीग्रेशन को हम सिंगल इंटीग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, तभी जब फंक्शन एक्सप्लिसिट हो। इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होना चाहिए। इम्प्लिसिट फंक्शन में हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी कि उसे वेरिएबल्स की टर्म में सेपरेट नहीं कर सकते। अब जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तब सीक्वेंशियली अपने को स्टेप फॉलो करना है। जैसे हमारा डबल इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट्स कुछ इस तरीके से डिसाइड हो चुकी हैं। लेट सपोज कि जो मेरी पहली लिमिट्स हैं वो x की हैं एंड दूसरी लिमिट्स y की हैं। तो पहली लिमिट अगर x की हैं एंड मैं डिसाइड कर सका हूँ कि मुझे dx की टर्म में इंटीग्रेट करना है पहले, यानी कि इंटीग्रैंड सबसे पहले हम dx यूज़ कर रहे हैं, तब इस इंटीग्रल फंक्शन और इंटीग्रैंड को एक बॉक्स के अंदर कवर करके अपने को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर f ऑफ x और y के अंदर, इसका मतलब क्या है कि अगर f ऑफ x और y के अंदर अगर x और y के वेरिएबल्स हैं तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। इस सर्टेन सिचुएशन का मतलब ये रहता है, सो आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। लेट्स सपोज ये बॉक्स के अंदर वाला रिज़ल्ट हमारा I1 या अल्फ़ा करके आ गया। अल्फ़ा x के टर्म्स में इंटीग्रेट हो चुका है, पर यहाँ पर y को हमने कांस्टेंट रखा था और x के टर्म्स में इंटीग्रेट किया था अल्फ़ा को। अब बॉक्स के बाहर का जो इंटीग्रेंट है वह है dy, यानी कि अभी मैं y के टर्म्स में बचे हुए जो वेरिएबल्स हैं या y के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगी उसे इंटीग्रेट करूँगा। तो अल्फ़ा x की टर्म्स में कांस्टेंट रहेगा लेकिन y की टर्म्स में वेरिएबल रहेगा। तो हमारा इंटीग्रल रिजल्ट y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b ऐसे रहेगा। ये लिमिट्स रैंडमली सेलेक्ट की गई हैं। लिमिट्स कांस्टेंट भी हो सकती हैं या फंक्शंस भी हो सकती हैं। अल्फ़ा ऑफ y dy। फिर फाइनली जो सिंगल इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने वेरियस केसेस प्रैक्टिस किए थे, उन सभी प्रैक्टिस किए गए रिज़ल्ट्स की मदद से या फिर जो भी स्टेप्स हम सिंगल इंटीग्रेशन के टाइम पर फॉलो करते हैं सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल को, वो फॉलो करके हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे बीटा। अब ये जो बीटा है ये x के टर्म्स में भी कांस्टेंट रहेगा, y के टर्म्स में भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि फाइनली ये एक जो अपने को इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली है वो बीटा है। ये सर्टेन स्टेप्स हम डबल इंटीग्रेशन में फॉलो करेंगे। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेडी है। तो यहाँ पर एक इंटीग्रल फंक्शन दिया है जिसमें दोनों लिमिट्स 0 से y फीड की गई हैं। अब जब भी दोनों लिमिट्स सेम रहेंगी तब हम कोई सी भी लिमिट को x की मान सकते हैं एंड y की मान सकते हैं रिस्पेक्टिवली।
लेट्स सपोज मैंने पहली लिमिट्स x की मान ली, दूसरी लिमिट्स y की मान ली। हम चाहें तो पहली लिमिट्स y की भी मान सकते हैं इस केस में, और दूसरी लिमिट x की भी मान सकते हैं। अब पहली लिमिट y की है तो मैं dx के टर्म्स में इंटीग्रेट करूँगा, dx की हेल्प से इंटीग्रेट करूँगा, यानी कि अब मैं इस इंटीग्रल रिजल्ट में मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये फॉलो होगी सिर्फ इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स के बाहर के रिजल्ट्स अभी के लिए अनडिस्टर्ब रहेंगे। अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को ध्यान से ऑब्ज़र्व करूँ, क्योंकि y वाला फंक्शन कांस्टेंट है तो मैं चाहूँ तो इसे k मान सकता हूँ। सो मैं 1/y+1 को k एज्यूम करता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कांस्टेंट k हमने एज्यूम किया है ये टेम्परेरी के केसेस के अकॉर्डिंगली ही एज्यूम किया है, यानी कि जब हम y के इंटीग्रेंड को यूज़ करेंगे, dy को यूज़ करेंगे, तब अपने को k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी दोबारा से इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन जब dx के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तब हम k ही लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब हमने जो पहली प्रॉपर्टी देखी थी उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इस के कांस्टेंट को मैं इस इंटीग्रल के बाहर ला सकता हूँ। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस तरीके से अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। तो 1/1 + x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करूँगा x+1 को एज t। सो dx बन जाएगा dt। अब x की लिमिट्स इस इंटीग्रल से ही हम देख सकते हैं 0 से 1 है, तो t की लिमिट्स क्या हो जाएंगी। अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर डाल के देखूँ 0, तो t की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी x+1 विच इज़ 1, और मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, x की 1 है तो t की मैक्सिमम वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। सो अब इंटीग्रेशन में आगे प्रोसीड करते हुए मैं लिमिट्स को अब t की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करूँगा एंड dx को मैं dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एंड x+1 को t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब बहुत इजीली हम 1/t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं विच इज़ log t। और लिमिट्स 1 से 2 ही रहेंगी। अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब मैं इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करूँगा एंड क्योंकि अब हमारे बॉक्स के अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है तो अब जो k की वैल्यू है हम y के टर्म्स में दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एंड ये रिज़ल्ट log 2 - log 1 हो जाएगा।
क्योंकि log 1 ज़ीरो है, इस रिज़ल्ट को मैं लिख सकता हूँ log 2 माइनस log 1। log 1 ज़ीरो है, इसलिए रिज़ल्ट log 2 बन जाएगा। log 2 अगेन एक कांस्टेंट है, मैं इस इंटीग्रेशन के बाहर उसे ला सकता हूँ। अब यहाँ पर अगेन 1/1 प्लस वाई का सब्स्टिट्यूशन, 1/1 प्लस वाई डी वाई के इंटीग्रेशन के केस को हम सॉल्व कर सकते हैं विद सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर फॉलो किया था। यानी कि अब मैं 1 प्लस वाई को टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूँगा एंड लिमिट्स भी सेम ही थी, क्योंकि लिमिट्स भी सेम थी, सब्स्टिट्यूशन भी सेम है, तो इंटीग्रेशन रिज़ल्ट भी सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा log 2 और ये रिज़ल्ट भी बन जाएगा log 2। इनडायरेक्टली log 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ऑब्ज़र्व करें तो एक सर्टेन लिमिट कांस्टेंट है और एक सर्टेन लिमिट में जो अपर लिमिट है 1 माइनस एक्स यानी कि वेरिएबल की टर्म्स में। इस कंडीशन में अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जब लिमिट्स वेरिएबल की टर्म्स में हो कि वो सर्टेन लिमिट्स किस वेरिएबल की हैं। यहाँ पर हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो आइदर ये लिमिट्स एक्स की हो सकती हैं या वाई की हो सकती हैं। एक बात क्लियर रहे, ये चीज़ डिसाइड कैसे करनी है कि कौन सी लिमिट किस वेरिएबल की है। डबल इंटीग्रेशन में ये चीज़ अपन लोग आइडेंटिफाई करेंगे उन लिमिट्स को ही ऑब्ज़र्व करके। जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स की टर्म्स में लिमिट है, तो ये जो वेरिएबल यहाँ नहीं लिखा है उसकी लिमिट्स होंगी, यानी कि ये y की लिमिट्स होंगी। तो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और ये जो रिमेनिंग लिमिट्स हैं ये x की हो जाएंगी। तो सिंस पहली लिमिट्स y की हैं, अब यहाँ पर मैं चाह के भी इस लिमिट को लास्ट में नहीं ला सकता। जब लिमिट्स वेरिएबल में हो ना, तो सबसे पहले उन्हीं को इंटीग्रेट करो जो लिमिट वेरिएबल में है। और डबल इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट्स वेरिएबल में नहीं होंगी। एक इंटीग्रेशन का जो साइन है वो कांस्टेंट लिमिट्स के साथ होगा, दूसरा आइदर वेरिएबल्स के साथ हो सकता है या फिर कांस्टेंट्स के साथ हो सकता है। दोनों ही वेरिएबल नहीं होंगे। अब सिंस मुझे यहाँ पर y की टर्म्स में लिमिट्स को सॉल्व करना है, तो मैं पहले dy का यूज़ करूँगा। तो इस इंटीग्रल को मैं रीराइट करता हूँ, x इक्वल्स टू 0 से 1, y इक्वल्स टू 0 से 1 माइनस x प्लस ऑफ y dy dx। अब इस इंटीग्रल रिजल्ट्स को बॉक्स के अंदर डाल दिया। यानी कि मैं इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब इस इंटीग्रल रिजल्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऑब्ज़र्व करूँ y को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये वाला y हमारा कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन इस फंक्शन के अंदर जो भी y की टर्म्स है उसे हम कांस्टेंट टेम्पररी बेसिस पर एज्यूम करेंगे। तो y को मैंने फिर से एक कांस्टेंट k के टर्म्स में एज्यूम कर लिया। इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं x प्लस k क्योंकि हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें x को कांस्टेंट रखना था, तो x को k एज्यूम किया है। तो y प्लस k एक्सप्रेशन हो जाएगी dy, बॉक्स के अंदर इंटीग्रेशन लिमिट, बाहर dx। अब इसे इंटीग्रेट करना इजी है हमारे लिए।
क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस का सम है तो सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर सकता हूँ। हमने वो प्रॉपर्टी देखी थी जहाँ पर इंटीग्रल फंक्शन दो फंक्शंस का सम था, तो हम उस केस में डबल इंटीग्रेशन उन्हें सेपरेटली भी इंटीग्रेट करके सम करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी थी द सम ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ देयर सम। सो पहले मैं इस फंक्शन को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा और इसे dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो रिजल्ट बॉक्स के अंदर ही रहने देते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर dy लिखना था। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम इजीली जानते हैं, y²/2 होता है। और लिमिट्स 0 से 1 - x है। इसका इंटीग्रेशन क्योंकि के एक कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूँ, बच जाएगा डायरेक्टली 1 × dy जिसका इंटीग्रेशन y होगा। तो k टाइम्स ऑफ y, यहाँ पर ये लिमिट 0 से 1 - x है। बॉक्स क्लोज, d(x). अब रिज़ल्ट को इजीली रिजॉल्व करके एक एक्सप्रेशन रेडी करते हैं x के टर्म में। ये क्या हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस k टाइम्स ऑफ 1 - x। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रिजॉल्व करके रिजल्ट लिख दिया है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो फाइनल में मुझे k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो कि इटसेल्फ x ही है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सॉल्व करने के बाद तो मैं इस रिज़ल्ट को डायरेक्टली लिख देता हूँ 0 से 1। ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली जो सॉल्व करने के बाद आएगी वो हो जाएगी 1 - x²/2 एंड dx। फिर इस इंटीग्रेशन को भी हम रिस्पेक्टिवली सॉल्व करेंगे एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1/3। सो अभी तक हमने जो शुरुआत की दो प्रॉपर्टीज़ थी उनका यूज़ करते हुए बेसिक डबल इंटीग्रेशन रिजल्ट्स को सॉल्व किया है। अभी हम देखेंगे डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी सर्टन बाउंडेड रीजन का। तो यहाँ पर अब हम एरिया इवेलुएट करने वाले केसेस को समझेंगे। एक चीज़ हमेशा नोटिस करनी है हमें कि डबल इंटीग्रेशन में अगर हमको किसी सर्टन रीजन का एरिया निकालने का बोला है तब जो हमारा इंटीग्रल फंक्शन होगा वो ऑलवेज 1 होगा, यानी कि f(x, y) हमेशा 1 रहेगा या कोई कांस्टेंट रहेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई सा भी कांस्टेंट होगा ये। यहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू इस केस में 1 है। तो उस केसेस में हमें समझना कि हमें एरिया निकालने को बोला है। अब यहाँ पर लिमिट्स कांस्टेंट ली गई हैं, लिमिट्स वेरिएबल भी हो सकती हैं। मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। अब यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन स्पेसिफाई कर दिया है। अब मैं देखूँ यहाँ पर दोनों लिमिट सेम है तो कोई सी भी लिमिट मैं x की ले सकता हूँ, कोई सी भी लिमिट मैं y की ले सकता हूँ। तो x की लिमिट 0 से 1 अगर डिसाइड हो चुकी है तो यानी कि इस सर्टन लाइन की बात की गई है और y की लिमिट 0 से 1 डिसाइड
की गई है, तो इस सर्टन लाइन की बात की गई है। अब y=1 की लाइन ये वाली हो सकती है, इसे मैं एक्सटेंड करूँ तो ये y=1 की लाइन है, और यहाँ से पास होने वाली लाइन x=1 की है। अब इन लाइंस के द्वारा और यानी कि ये और ये लाइंस के द्वारा एंड इन डॉटेड लाइंस के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालने को बोला गया है। अब डायरेक्टली हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर रीजन है जिसका एरिया 1 होगा, तो डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को हम 1 लिख सकते हैं इसका रिजल्ट को। अगर इंडिविजुअली भी सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही रिजल्ट आएगा। अब एक और केस देखें अगर एरिया एवेलुएट करने का। सो इस सिचुएशन में अपने को दो कर्व्स के बीच में एरिया इवेलुएट करने को बोला गया। तो इस तरह की कंडीशंस में सबसे पहले अपने को कर्व्स को प्लॉट करना है। सबसे पहला कर्व हमारा y² = x का है, जो कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है और ओरिजिन से पास करता है, एक पैराबोला है। दूसरा x² = -8y, ये भी एक पैराबोला है जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ओरिजिन से पास होता है, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो वो नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल रहेगा। अब इन कर्व्स के द्वारा जो रीजन बाउंड हुआ है उसका एरिया मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे एरिया बिटवीन निकालने को बोला है, तो इनडायरेक्टली बाउंडेड रीजन का ही एरिया निकालने को बोला गया है। मैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इस बाउंडेड रीजन का एवेल्यूएट कर लूँगा, तो मेरे पास ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों कर्व्स की अंदर वैल्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक, या तो हम उन दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, या तो अगर वो डिवाइड हो सकें रेशो के अंदर तो रेशो के अंदर ला सकें। जैसे कि इस केस में डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइड होने पर वो रिजॉल्व होंगी। अगर यहाँ पर समेशन होता है जैसे कि x+2 होता, तब डिवाइड करने का बेनिफिट तो होता, बट बेटर इसकी हम सब्स्टिट्यूट करके फास्टर वे में चीज़ों को रिजॉल्व करें। एक मेथड में दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोनों कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस को निकालने के लिए अपने को उन दोनों कर्व्स की वैल्यूज़ को या तो एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, या तो दोनों कर्व्स की इक्वेशन को =2 साइन के अबाउट डिवाइड करना है। अगर समेशन भी होगा, अगर यहाँ पर जैसे y+7 y+6 होता, या फिर यहाँ पर x² + x = -8y होता है, तब भी हम डिवाइड करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रेशो हम पहले निकाल लेंगे सबसे पहला स्टेप, और फिर वैल्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। जैसे y³ और ये -8y³ होगा और ये x³ हो जाएगा। तो क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, तो -8 का क्यूब रूट इज़ -2, सॉरी ये y कोऑर्डिनेट आएगा, सो ये बन जाएगा -2y = x। अब इस एक्सप्रेशन का यूज़ मैं कर सकता हूँ इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए। कैसे, यहाँ पर मैं x की वैल्यू -2y है, किसी भी एक कर्व में मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो y² = -2y का स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये 4y बन जाएगा, तो y = 4 बन जाएगा, और y = 0 भी बनेगा। तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, 0 और 4। आई गेस यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। सो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्टली y की वैल्यू या y² -2y = 0 लिख सकता हूँ। y कॉमन लूँगा तो y -2 बन जाएगा =0। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज़, एक 0 और एक आई गेस यहाँ पर प्लस होगा, तो -2, 0 और -2 आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पर कर्व में देख भी पा रहे। सिमिलरली मैं x की वैल्यूज़ को भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। अब
इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें लिमिट्स डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। अब उस बाउंडेड रीजन का एरिया एवेल्यूएट करने के लिए अपने को एक एलिमेंटल स्ट्रिप उस बाउंडेड रीजन के अंदर कंसीडर करनी है। अब उस एलिमेंटल स्ट्रिप को या तो मैं वर्टिकल रख सकता हूँ या तो मैं हॉरिजॉन्टल रख सकता हूँ। डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिसीजंस होंगे। इस सर्टन सिचुएशन में मैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से सॉल्व करूँगा। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि हम वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से सॉल्व करें बट प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस सिचुएशंस में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वर्टिकल एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करूँगा, जिसे मैं शेड भी कर दूँगा यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब क्योंकि मैंने एक वर्टिकल लिमिट ली है, वर्टिकल एलिमेंटल लिमिट ली है, एलिमेंटल स्ट्रिप ली है सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड यूज़ करूँगा ना, या वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करूँगा, तो मुझे y की लिमिट्स मिलेंगी वेरिएबल के टर्म्स में। y की लिमिट्स वेरिएबल होंगी, x की कांस्टेंट होंगी। और जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूँगा तब x के टर्म्स में जो लिमिट्स होंगी वो वेरिएबल होंगी और y के टर्म्स में जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी। यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो y की लिमिट्स डिसाइड करेंगे, सो यहाँ पर y के टर्म्स में लिमिट्स कैसे डिसाइड करूँ मैं? तो सबसे पहले मैं लोअर कर्व को देखता हूँ। लोअर कर्व की इक्वेशन है y² = x। तो यहाँ पर मुझे y की लिमिट्स चाहिए, तो मैं लोअर कर्व की इक्वेशन को सबसे पहले एनालाइज करूँगा, जो कि है y² = x। ठीक है, लोअर कर्व ये वाला रीजन, तो लोअर कर्व से लोअर लिमिट डिसाइड होगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू ±√x होगा। ठीक, अब +√x तब होगा जब इस रीजन में, यानी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखूँगा, और -√x तब होगा जब मैं अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा। इससे हम कैसे समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर y की कोई सी भी वैल्यू डालूँगा x पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी डालूँगा तब उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव रहेगी जब एक कर्व x एक्सिस के ऊपर होगा, और नेगेटिव तब होंगी जब x एक्सिस के नीचे होगा। इसलिए -√x फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू रहेगी और +√x फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी y की वैल्यू। एक्चुअली में ये वैल्यू वेरिएबल के टर्म्स में है, तो इसलिए इसकी लोअर लिमिट -√x होगी। और अपर लिमिट के लिए मैं अपर कर्व का यूज़ करूँगा। अपर कर्व कौन सा हमारा? x² = -8 y। अब उसे एनालाइज करते हैं। x² = -8 y। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी? -(x²/8)। अब ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग ये वैल्यू, ये कर्व सिमेट्रिकल था, तो y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव ही रहेगी। तो इस रीजन में और इस रीजन में सेम ही वैल्यू रहेगी, जो कि है -(x²/8). तो यहाँ पर y की लोअर लिमिट मैंने डिसाइड कर ली फाइनली, जो कि -√x, और अपर लिमिट हो जाएगी -(x²/8). अब इसे मैं, और अब यहाँ पर क्योंकि डबल इंटीग्रेशन करके हम एरिया निकालेंगे, एक लिमिट वेरिएबल में है, दूसरी लिमिट कांस्टेंट रहेगी। दूसरी लिमिट x की रहेगी, जो कि मैं डेफिनेटली इन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल सकता हूँ, जो कि है 0 से 4। अब मेरे पास दोनों लिमिट्स आ गई हैं। अब मैं यहाँ पर इसका एरिया इवेल्युएट करूँगा। एरिया इज़ नथिंग एक्सेप्ट डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, जहाँ पर x की लिमिट्स 0 से 4 वेरी कर रही है एंड y की लिमिट्स -√x से -(x²/8) से वेरी कर रही हैं। अब इस इंटीग्रल रिजल्ट को हमें सॉल्व करना है। ऑब्वियसली पहले y के टर्म्स में वेरिएबल लिमिट है, तो मैं
सबसे पहले dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करूँगा बॉक्स डाल के। आई गेस क्योंकि अब लिमिट्स क्लैरिफाइड हैं तो मुझे अब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्टली माइनस रूट एक्स और 0 ऐसे लोअर लिमिट्स को लिख सकता हूँ जो कि अंडरस्टूडेबल है और अपर लिमिट्स के साथ भी सेम। पहले dy बॉक्स के बाहर dx। तो रिजॉल्व करने पे रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। रूट एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 8 डी ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट बनेगा। अब जब मैं इस इंटीग्रेशन रिज़ल्ट को सॉल्व कर दूंगा तो फाइनल आंसर 8/3 बन के आएगा। तो ये 8/3 यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट्स करके वैल्यू होगी एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच की। सो ये था वो सिचुएशन जब अपन लोग एरिया निकाल रहे हैं दो कर्व्स के बीच में जहाँ पर लिमिट्स वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर हमने वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से सॉल्व कर लिया। चलिए अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व होगा बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहेगा, और उस कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड का यूज़ करके कम स्टेप्स के अंदर या कम टाइम के अंदर उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे। सो यहाँ पर वो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है। यहाँ पर दो कर्व्स मुझे दे रखे हैं, एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x एंड दूसरा y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5, और मुझे इन दोनों कर्व्स के द्वारा बाउंडेड रीजन का एरिया इवेल्युएट करने को बोला गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं कर्व को प्लॉट करूँगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x एक पैराबोला होगा सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस, एंड दूसरा कर्व एक लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है एंड इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट उसका है -15। मैं इस कर्व को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि बाउंडेड रीजन मिले। सो ये रिक्वायर्ड रीजन है। अब इस रीजन में मैं अगर इसे वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से सॉल्व करूँगा तो सॉल्व हो जाएगा बट प्रोसेस लेंदी होगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर अगर मैं इस डैश लाइन को ऑब्ज़र्व करूँ तो इस डैश लाइन से लेफ्टवर्ड साइड पर एक सिमेट्रिकल रीजन है पैराबोला का, और लेफ़्ट साइड पर एक अनसिमेट्रिकल रीजन है ड्यू टू दिस लाइन। तो मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इस रीजन में मुझे अलग वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और इस रीजन में अलग वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा रिजल्ट्स को। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर अगर मैं एक ही वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो y की लिमिट्स इस कर्व के लिए तो सेम रहेंगी अपर लिमिट, बट जो लोअर लिमिट है तो मैं देखूँ यहाँ पर लोअर लिमिट चेंज हो रही है। लोअर लिमिट इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक लोअर लिमिट y के टर्म्स में होंगी अकॉर्डिंग टू द पैराबोला कर्व, एंड इस रीजन के बाद स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से अपने को लिमिट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी लोअर लिमिट्स, एंड वो चीज़ इंटीग्रेशन में करना गलत होगा। मुझे लिमिट्स बेशक वेरिएबल में मिल जाए लेकिन एक कांस्टेंट वेरिएबल ही मिलना चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स में चेंज नहीं होना चाहिए, लिमिट्स में चेंज नहीं होना चाहिए।
तो उसे सॉल्व करने के लिए इस रीजन के लिए मेरे को अलग एरिया निकालना पड़ेगा एंड इसके लिए अलग, एंड फाइनली टोटल एरिया दोनों का सम होगा। तो प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उसे रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे डायरेक्टली। रीज़न बीइंग कि मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को अगर यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए भी देखूँ तो इसकी लोअर लिमिट पैराबोला से मिल जाएगी और अपर लिमिट स्ट्रेट लाइन से मिलेगी। यहाँ तक भी अगर मैं ऑब्जर्व कर लूँ, यहाँ से भी अगर मैं सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू देखूँ तो उसकी अपर लिमिट भी लाइन से और लोअर लिमिट भी पैराबोला से मिलेगी, एंड थ्रू आउट ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी इस रीजन के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम डिसाइड कर चुके हैं कि इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में कि x की लिमिट्स वेरिएबल होंगी, y की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। तो यानी कि यहाँ पर मुझे लिमिट्स x की टर्म्स में डिसाइड करना है। तो पहले अगर मैं लोअर लिमिट डिसाइड करूँगा तो वो लोअर लिमिट हमेशा देख लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हमेशा से पीछे वाला जो पोर्शन रहेगा वो लोअर लिमिट डिसाइड करेगा, आगे वाला अपर लिमिट। तो सबसे पहले लोअर लिमिट अपने को पैराबोला से मिलेगा। मैं इस इक्वेशन को एनालाइज कर लेता हूँ। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये y²/12 होगा। इसकी लोअर लिमिट y²/12 और अपर लिमिट लाइन की इक्वेशन से मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y/3 = x - 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y/3 + 5। यानी कि यहाँ पर हमारी x की लिमिट्स हो जाएंगी y²/12 से लेकर y + 15/3 से तक, एंड सेकेंड लिमिट कांस्टेंट ही रहेगी। अब सेकेंड लिमिट के लिए मुझे यहाँ पर इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इवेल्युएट करने पड़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट डिसाइड हो चुकी है तो मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही इवेल्युएट करना होगा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि मैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिमिट्स के लिए ही इवेल्युएट कर रहा हूँ। सो अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देखूँ यहाँ से तो वो इस सर्टन पॉइंट पर मुझे मिलेंगी और मैक्सिमम इस सर्टन पॉइंट पर। अगर मैं देखूँ यहाँ पर y की लिमिट्स, यहाँ से यहाँ तक ये रीजन बाउंडेड है, तो यहाँ से y1, यहाँ से y2, y1 मिनिमम वैल्यू है और y2 मैक्सिमम वैल्यू है। कुछ इस तरीके से मुझे y की लिमिट्स डिसाइड करनी है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इन लिमिट्स निकालने के लिए दोनों कर्व्स की इक्वेशंस का इक्वल्स टू साइन के अबाउट रेशो इवेल्युएट कर लूँगा। तो यहाँ पर y = 4x/3 x - 5। तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू x की टर्म्स में मिल गई। अब इसे मैं इनमें से किसी एक कर्व में सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। आई गेस पैराबोला वाली कर्व में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगी, और लाइन वाली इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगी। 10 हमारी दो वैल्यूज़ डिसाइड हो जाएंगी। सो मैंने पैराबोला वाली इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करें कि हम y की लिमिट्स निकाल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y पहले लाना पड़ेगा। सो x इन टर्म्स ऑफ y लाने के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा। सो यहाँ पर
इस रिज़ल्ट को मैंने वीडियो के अंदर सॉल्व कर दिया है, वीडियो पॉज करके, सो डैट टाइम बचे। अब x इन टर्म्स ऑफ y हमने एवेलुएट कर लिया है। हम किसी भी एक कर्व की इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स से y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 12x सॉरी, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इस रिज़ल्ट को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल्स टू 12 इंटू 5 विच इज़ 60 अपॉन वाई माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड द रिज़ल्ट विल बी लाइक दिस। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई जिसके रूट्स इवेल्युएट कर लेते हैं। सो यहाँ से ये पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी x की और y की, सॉरी। एक तो आ जाएगी 10 एंड दूसरी आ जाएगी 4 माइनस 16 बाई 2 विच इज़ -6। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। अब ऑब्वियसली हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी वैल्यू कौन सी वाली है। ऑब्वियसली y1 छोटी वाली वैल्यू थी, तो ये हमारा y1 होगा, और y2 बड़ी वाली वैल्यू, ये y2। तो y की लिमिट्स यहाँ से डिसाइड होगी -6 से 10। बस अब इंटीग्रल रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। कांस्टेंट लिमिट्स को बाहर वाले इंटीग्रल में, वेरिएबल लिमिट्स को अंदर वाले इंटीग्रल साइन पे, और इंटीग्रल लिमिट्स अंदर वाले पे होंगी जो वेरिएबल होंगी, कांस्टेंट वाली बाहर पे। एंड क्योंकि पहले x की टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे देन y की टर्म्स में एरिया निकालने के लिए फाइनल रिजल्ट इजीली सॉल्व होगा। अब इस रिज़ल्ट को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी, आई गेस ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स थोड़ी सी लार्जर वैल्यूज़ हैं, तो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देते हैं। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके इंटीग्रेशन लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ। वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस 5y प्लस वाई क्यूब बाई 12 इंटू 3 विच इज़ 36 एंड लिमिट्स -6 से 10। अब यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो फाइनल आंसर होगा इसका 1120/9। सो यहाँ तक हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप मेथड को डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसके बाद अब हम मोर सर्टन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपने बैचमेट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं एक बार उन क्वेश्चंस को अपने रूम्स पर बैठ के रिवाइज़ कर लें। और स्पेशली इस वीडियो का मोटिव ही यही है कि जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में शायद हम स्किप कर देते हैं या समझ में नहीं आते हैं, दोबारा कवर नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम यहाँ से रिवाइज़ कर लें। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करवाऊँगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका है, आपकी प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना कंफर्टेबल हम इंटीग्रेशन से होंगे। मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो उसकी एक सर्टेन डिसेंट प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके करके फर्दर उन्हें इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मैं ट्राई करूँगा
कि मैं जल्दी से जल्दी और भी वीडियोस अपलोड करूं, जिसमें मैं और भी कॉन्सेप्ट्स को कवर करूं, रेलेवेंट टू सिलेबस या इररेलेवेंट टू सिलेबस जो भी है, जस्ट इन सेक कि हम अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस कर सकें। बट मेजॉरिटी पोर्शन आपकी मेहनत पर है। जितना प्रैक्टिस आप इंटीग्रेशन को करेंगे उतना कंफर्टेबल आप इससे होंगे। ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने करवाए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए था। आपके सारे डाउट्स, जितने भी पॉसिबल डाउट्स, मुझे लगता है जितने भी पॉसिबल डाउट्स डबल इंटीग्रेशन के केसेस में, एरिया निकालने वाले केसेस के अंदर हो सकते थे, वो सारे मैंने कवर किए हैं। आगे वाले पार्ट्स में हम एक सर्टन बाउंडेड रीजन के अंदर फंक्शंस का यूज़ करके डबल इंटीग्रेशन निकालेंगे एंड लिमिट्स को इंटरचेंज करना भी हम अगले आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल रिजल्ट्स भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बीटा फंक्शंस, गामा फंक्शंस का भी यूज़ करेंगे एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को इंटरचेंज करना भी सीखेंगे। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्स, वाई या जेड की टर्म्स में हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स वो हैं जो रेडियस और एंगल्स की टर्म में हैं। एंड ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।